वेलकम टू टारगेट विद इंडियन। वीडियो की इस अंक में देखते हैं करंट वार्षिकी 2023 यानी करंट ईयरली 2023। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी को सर्वप्रथम देखते हैं। तो इसमें पहला जो महत्वपूर्ण है, वर्ष 2022 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हुई। इसमें देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर मैसूरू में आयोजित कार्यक्रम में बाघों की संख्या का नया आंकड़ा जारी किया। इसके अनुसार 2022 में देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। वर्ष 2018 में यह संख्या 2967 थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, यह गर्व की बात है कि एक तरफ हमने आज़ादी की 75 वर्ष पूरे किए और आज भारत में 75% यानी 3/4 बाघ आबादी है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार दुनिया भर में 3890 बाघ हैं। बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्ष में बाघों की संख्या 200 बढ़ी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCE की शुरुआत की। इसमें वे देश शामिल है जहां बिग कैट्स प्रजाति के बाघ, शेर तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पुमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। यह संगठन इसका संरक्षण करेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अमृतकाल का टाइगर विजन नाम की पुस्तिका का भी विमोचन किया, जिसमें अगले 25 वर्ष में बाघ के संरक्षण के लक्ष्य रखे गए हैं। उन्होंने कहा, भारत एकमात्र देश है जहां एशियाई शेर मिलते हैं। इनकी संख्या 2015 में 525 से बढ़कर 2020 में 675 हुई। 4 साल में तेंदुए 60% बढ़ गए हैं। वर्ष 1973 में देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, आज इनकी संख्या 54 हो गई। भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश यानी 526 हैं। कर्नाटक दूसरे स्थान पर 524, उत्तराखंड 442 तीसरे स्थान पर। तीनों राज्यों को मिला दिया जाए तो 50% बाघ इन्हीं राज्यों में। वर्तमान में देश में कुल 54 टाइगर रिजर्व, जिसके अंतर्गत 75,000 वर्ग किलोमीटर जंगल कुल भूभाग का 2.4% आता है। बाघ गणना के दौरान 3080 विशिष्ट बाघों की तस्वीरें लगी। 2018 गणना में 2967 बाघ कैमरा ट्रैप में दर्ज हुए थे। यानी यहाँ पर देखा जा सकता है कि भारत में बढ़ती बाघों की आबादी क्रमशः 2006, 10, 14, 18, 22। तो 22 में यहाँ देखा जा सकता है लेटेस्ट है 3167 और 18 में 2967 थे। आगे इसमें देखते हैं तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल के कई नए क्षेत्रों में बाघ मिले। इसमें यूपी का शिवालिक वन मंडल अहम माना गया है। बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती के सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों को ज्यादा संरक्षण की जरूरत मानी गई। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA की शुरुआत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी 9 अप्रैल को ही मैसूरू में IBCA का शुभारंभ किया। जुलाई 2019 में PM मोदी ने पूरी दुनिया से आग्रह किया कि एशिया में अवैध शिकार और वन्यजीवों से जुड़े अवैध कारोबार रोकने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाएं। इसी के तहत IBCA बना है। इसमें देखते हैं, इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पुमा का संरक्षण होगा। इसमें पहले 5 विडाल वंशी भारत में हैं, जो जगुआर व पीमा दक्षिणी व उत्तरी अमेरिका मिलते हैं। IBCA में वैज्ञानिक तौर तरीकों से इसका संरक्षण होगा। सभी संबंधित देशों की तकनीकी मदद की जाएगी। इसमें 97 देश IBCA का हिस्सा होंगे। इसमें देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में बाघों की संख्या को। तो इसमें जो शिवालिक, पर्वतमाला और गंगा के मैदान में 804 है। मध्य भारत के ऊंचे क्षेत्र और पूर्वी घाट में सबसे ज्यादा जो है 1161 हैं। पश्चिमी घाट में जो है 824 है। सुंदरवन में 100 है। उत्तर पूर्वी पर्वतमाला और ब्रह्मपुत्र के मैदान में 194 हैं। देखते हैं तो देश के 33 नए उत्पादों को GI टैग, इसमें भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विभिन्न राज्यों के 33 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी GI 31 मार्च 2023 में प्रदान किया गया। जो 2022 देश में उच्चतम GI पंजीकरण का रिकॉर्ड। इसमें बिहार से 1, उत्तर प्रदेश से 10, मध्य प्रदेश से 1, छत्तीसगढ़ से 1, तमिलनाडु से 11, लद्दाख से 1 और जम्मू कश्मीर से 8 शामिल है। वर्तमान में भारत में GI टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। GI टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं। GI टैग 1999 के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के अनुसार जारी किए जाते हैं। भारत में पहला GI टैग दार्जिलिंग चाय कृषि पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल के अंतर्गत। तो इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश से बनारस पान सुपारी, बनारस लंगड़ा आम और वाराणसी शहर के रामनगर भंता यानी बैगन के साथ साथ आदम चीनी चावल, चंदौली, अलीगढ़ ताला, बखीरा पीतल के बर्तन, बांदा सजर पत्थर शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ आंवला और हाथरस हिंग को GI टैग मिला है। अभी तक उत्तर प्रदेश के 45 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। इसमें से 20 वाराणसी क्षेत्र के हैं। तमिलनाडु से देखें तो मड़प्पराई, मुरुकक्कू, कंबन, पनीर, थ्रेचाई यानी अंगूरे, मातड़ शरद और तमिलनाडु की ऊटी वर्ती सहित 11 उत्पादों को GI टैग मिला है। जम्मू और कश्मीर से देखें तो रामबन सुलाई शहद, रामबन अनारदाना और बहुसली पेंटिंग सहित जम्मू कश्मीर के 8 उत्पादों को GI टैग मिला है। इसके साथ बिहार के मरचा चावल यानी मिर्च चावल, मध्य प्रदेश के रीवा सुंदरजा आम, छत्तीसगढ़ के नगरी दुबराज चावल और लद्दाख के सिंग स्कोस को GI टैग मिला है। इसको चार्ट में देखें तो यहाँ दिखाया गया है भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग, माल उत्पाद और राज्य यानी मिर्चा चावल जो है कृषि संबंधित है, बिहार से मिला है। और उत्तर प्रदेश से देखें तो कुल मिलाकर 10 जो मिला है यहाँ पर है 2023 में, जिनको GI टैग मिला उत्तर प्रदेश से। तो इसमें देखें बनारस पान या पान का पत्ता, ये कृषि संबंधित है। इसके बाद बनारस लंगड़ा आम यानी आम कृषि संबंधित, रामनगर भंटा बैगन कृषि संबंधित, आदम चीनी चावल कृषि संबंधित, अलीगढ़ ताला हस्तशिल्प से है, बखीरा पीतल के बर्तन हस्तशिल्प से है, बांदा सजर शिल्प हस्तशिल्प से है, नगीना लकड़ी शिल्प जो ये हस्तशिल्प से है, प्रतापगढ़ का आंवला जो कृषि संबंधित, हाथरस हिंग जो है खाद्य सामग्री है, उत्तर प्रदेश से रहे। देखें तो रीवा सुंदरजा आम कृषि मध्य प्रदेश से, लद्दाख सिंग स्कोप लकड़ी पर नक्काशी हस्तशिल्प लद्दाख यूनिवर्सिटी से, और नगरी दुबरा चावल कृषि छत्तीसगढ़ से है। तमिलनाडु से देखें तो ये आपके हैं। फिर आपका ये जो है दिया है जम्मू कश्मीर से इतने हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो यह है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया यानी लिगो इंडिया की स्थापना को मंजूरी। इसमें केंद्र सरकार ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया यानी लिगो इंडिया की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने की बैठक में 6 अप्रैल 2023 को 2600 करोड़ रुपए की लागत से लिगो इंडिया की स्थापना किए जाने पर अंतिम निर्णय लिया गया।
इसमें देखते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस बारे में जानकारी जारी एक बयान में कहा कि ब्रह्मांड की बेहतर समझ और न्यूट्रॉन सितारों ब्लैक होल जैसी खगोलीय अवधारणाओं के अध्ययन के लिए गुरुत्वाकर्षण तरंगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लेकिन इन तरंगों को तलाशने उनके स्रोत का पता लगाने के लिए कम से कम 3 वेधशालाओं की आवश्यकता होती है। 2 वेधशालाएं पहले अमेरिका में स्थापित हैं। ऐसी तीसरी वेधशाला भारत बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति मार्च 2023 में अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। लोगो इंडिया का संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग करेगा। इसके निर्माण संचालन में इस विभाग की 3 संस्थाएं और यूजीसी की स्वायत्त बॉडी की हिस्सेदारी होगी। परियोजना के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 174 हेक्टेयर जमीन अधिकृत की जा चुकी है। परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल चुकी है। इसमें अंतरिक्ष नीति 2023 अंतरिक्ष कार्यक्रम में सुधारों को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल सुरक्षा मामलों की समिति ने 6 अप्रैल 2023 को अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की। तो इसमें देखते हैं इस नीति के द्वारा रणनीतिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सैन्य उपयोग, अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के भी इसके प्रयोग होता है, जिस पर आगे भी सरकारी एजेंसियां ही कार्य करेंगे। इसमें देखें तो नई अंतरिक्ष नीति के लागू होने के बाद अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इसमें भारतीय कंपनियों को उपग्रहों के निर्माण से लेकर अंतरिक्ष पर्यटन के लिए अपने यान बनाने के अवसर मिलेंगे। निजी कंपनियां भी अपने अंतरिक्ष अभियान शुरू कर सकेंगी। अंतरिक्ष नीति देश में पहली बार बनी है। इससे पूर्व 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ सुधार शुरू किए गए थे। तब सरकार ने अंतरिक्ष को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र को निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों का स्टार्टअप के लिए खोला था। इसके लिए नई एजेंसी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर इन स्पेस की स्थापना की गई है। इसके अच्छे परिणाम रहे। अभी तक अंतरिक्ष से जुड़े 200 से अधिक स्टार्टअप एवं अन्य उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं। अभी इसरो का अधिकांश समय व्यापारिक महत्व के उपग्रह तैयार करने और उन्हें लॉन्च करने बीतता है, जबकि नई नीति में यह कार्य निजी एजेंसियां करेंगे। तो इसरो नई अंतरिक्ष तकनीक पर शोध अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगा। दूसरे निजी क्षेत्र को मंजूरी देने से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का बाजार बढ़ेगा और उसका लाभ आम लोगों तक यानी उसका लाभ लोगों तक भी पहुंचेगा। मैकिन्सी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार $500 अरब करीब रहा। यह 9 से 10 प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% है। इसलिए प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि इस नई नीति से अगले कुछ वर्षों में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 10% तक पहुंच जाएगी। पहली बार इसरो के लॉन्च पैड से एक निजी कंपनी मैसर्स स्काईरूट सब ऑर्बिट रॉकेट विक्रम फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट है विक्रम फर्स्ट जो है यह जो निजी कंपनी का है। एक निजी कंपनी अग्निकुल ने लिक्विड इंजन का परीक्षण भी किया। इससे पूर्व 2019 में इसरो से जुड़े कार्य के लिए एक सार्वजनिक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL की स्थापना की गई थी, जो इसरो के वाणिज्यिक संस्थान के रूप में कार्य कर रही है। इसमें देखते हैं तो हिमाचल की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक इसमें दिखा है। यूरोपीय आयोग यानी ईसी ने भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक PGI प्रदान किया, जो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। यूरोपीय आयोग यानी ईसी ने 22 मार्च 2023 को PGI देने की अधिसूचना जारी की, जो 11 अप्रैल 2023 से लागू हो गई। और इसमें देखें तो कांगड़ा चाय के लिए PGI का अनुदान ऐसे समय में आया जब यूरोपीय आयोग यानी ईसी बासमती चावल को समान दर्जा देने से पीछे हट रहा है। कांगड़ा चाय भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की एक चाय है। 19वीं शताब्दी के मध्य में कांगड़ा घाटी में काली चाय और हरी चाय दोनों का उत्पादन किया जाता रहा है। और इसमें देखें तो कांगड़ा चाय को 2005 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग का दर्जा दिया गया था। एक भौगोलिक संकेतक GI टैग उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेत है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस मूल के कारण ही उसकी गुणवत्ता प्रतिष्ठा होती है। दार्जिलिंग चाय भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। 2004 में इस मशहूर बेवरेज को पहचान मिले थे। यूरोपीय आयोग यानी ईसी यूरोपीय परिषद के साथ मिलकर यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा है। कहने का से हुआ कि जो एक कांगड़ा चाय हम देख रहे हैं कि जो हिमाचल की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक मिला है, यूरोपीय आयोग का मिला, जबकि इसको GI टैग जो है 2005 में ही मिल चुका है। इस दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश। इसमें इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF अप्रैल 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बनने की अग्रसर है। रिपोर्ट में कहा कि भारत की सौर ऊर्जा विनिर्माण क्षमता 2020 में 10 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 50 गीगावाट होने की संभावना है। क्षमता की वृद्धि से लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 9 लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। नवीनीकरण ऊर्जा और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसी पहलों पर सरकार के ध्यान कारण भारत के सौर विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिला है। सरकार ने घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों और रोजगार परियोजनाएं शुरू की, जैसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना। इस योजना के तहत सरकार ने सौर PV खंड के लिए 4500 करोड़ रुपए $600 मिलियन का बजट निर्धारित किया, जिसमें 10 गीगावाट का विनिर्माण क्षमता सृजित होने की उम्मीद है। कई अन्य भारतीय कंपनियां भी सौर विनिर्माण में निवेश कर रही हैं। उदाहरण के लिए अडानी सोलर ने गुजरात में 1.2 गीगावाट सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की। टाटा पावर सोलर की बंगलौर में 1.1 गीगावाट की क्षमता वाली एक विनिर्माण इकाई है, जबकि वारी एनर्जी की महाराष्ट्र गुजरात में 3 सुविधाओं से फैली 2 गीगावाट की क्षमता है। अन्य कंपनियों के साथ इन कंपनियों के आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता बढ़ाने की उम्मीद है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो भारत को UN सांख्यिकी आयोग नार्कोटिक्स ड्रग्स और UN HIV कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया। देखते हैं इसमें भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी UN के सांख्यिकी आयोग नार्कोटिक्स ड्रग्स और संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की बढ़ती उपस्थिति का संकेत देता है। इसका निर्णय 6 अप्रैल 2023 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी ECOSOC में आयोजित एक बैठक के दौरान हुए मतदान में किया गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस उपलब्धि का श्रेय सांख्यिकी विविधता और जनसांख्यिकी की भारत की विशेषज्ञता को दिया। सांख्यिकी आयोग में भारत की सदस्यता 4 वर्ष की होगी, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2024 से होगी। तो इसमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 है। हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया रिपोर्ट यानी IJR 2022 जारी की गई। यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इसे पहले वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में भी इसे जारी किया गया था। रिपोर्ट की महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो IJR के अनुसार दिसंबर 2022 तक उच्च न्यायालय 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में 778 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहे थे।
और इसमें देखें तो उच्चतम न्यायालय के स्तर पर केस की उच्चतम औसत पेंडेंसी उत्तर प्रदेश में 11.34 वर्ष में है। इसके बाद पश्चिम बंगाल 9.9 वर्ष का स्थान है। उच्च न्यायालय में सबसे कम औसत पेंडेंसी त्रिपुरा 1 वर्ष है। इसके बाद सिक्किम 1.9 वर्ष और मेघालय 2.1 वर्ष का स्थान है। केस क्लियरेंस रेट यानी सीसीआर 1 वर्ष में कुल दर्ज किए गए मामलों में निपटाए गए मामलों की संख्या के अनुपात दर्शाता है। सीसीआर का 100% से अधिक होना दर्शाता है कि लंबित मामलों की संख्या कम हो रही है। आईसीआर के अनुसार 2018-19 के दौरान केवल 4 उच्च न्यायालयों का सीसीआर 100% से अधिक था। हालांकि 2022 में 100% से अधिक सीसीआर वाले उच्च न्यायालयों की संख्या 12 थे। सबसे अधिक केस क्लियरेंस रेट सीसीआर वाले उच्च न्यायालयों में केरल 156%, उड़ीसा 131%, जबकि राजस्थान 65% और बॉम्बे 72%। उच्च न्यायालयों में सीसीआर दर सबसे कम है। न्याय वितरण के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 प्रमुख और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक पहले, तमिलनाडु दूसरे, तेलंगाना तीसरे स्थान पर था। उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर सबसे नीचे है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में वर्तमान में कुल हाई कोर्ट की संख्या जो 25 है, यानी वर्तमान में जो है एक सुप्रीम कोर्ट है और जो 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, दोनों को मिलाकर के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, कुल 36 राज्य भारत में है, यानी 36 राज्य यूनियन टेरिटरी, तो उसमें जो है 25 जो है हाई कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं न्याय वितरण वाले शीर्ष 8 राज्य देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो न्याय वितरण वाले शीर्ष राज्य, बड़े राज्य में देखें तो कर्नाटका का स्कोर जो है, कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन पर, इसका स्कोर 6.38 है। सेकंड पर तमिलनाडु, थर्ड पर तेलंगाना और फोर्थ पर गुजरात है। और इसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर केरला है, फिर इसके बाद देखें तो झारखंड, इसके बाद मध्य प्रदेश है। 1 करोड़ से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम पहले, यानी 1 करोड़ से कम आबादी वाले देखें 7 छोटे राज्यों में, तो सिक्किम पहले पोजीशन पर हो जाएगा। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे था, गोवा सबसे नीचे 7वें स्थान पर है। और जबकि 8 बड़े राज्यों में हमने देखा, 18 बड़े राज्यों में देखा, 18 जो प्रमुख बड़े राज्य हैं 1 करोड़ से अधिक आबादी जिनकी है, उसमें कर्नाटक फर्स्ट है और सबसे नीचे 18वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। छोटे राज्यों में देखें जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम, उसमें फर्स्ट पोजीशन सिक्किम है और जो 7वां स्थान पर गोवा है, यानी सबसे कम गोवा का इसमें है और सबसे ज्यादा सिक्किम का है। वर्ष 2021 के दौरान जेलों में कैदियों की संख्या में 10.8% की वृद्धि के साथ जेल में कैदियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। कैदियों की कुल संख्या में 77% कैदी जो है अंडर ट्रायल हैं। इसमें देखें तो इस रिपोर्ट में न्याय प्रणाली के 4 प्रमुख स्तंभों की क्षमता का आकलन किया जाता है। इसमें देखें पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। इसरो के सबसे बड़े और भारी रॉकेट LVM-3 द्वारा 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण, इसको देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को भारत का सबसे बड़ा और भारी LVM-3 रॉकेट, यानी LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से कोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। यह रॉकेट अपने साथ ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड इन वनवेव समूह के 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसरो ने इससे पहले वनवेव के 36 उपग्रहों को 23 अक्टूबर 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। वनवेव अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में 616 से अधिक उपग्रहों के समूह को पूरा कर लेगा तो इसे विश्व में ब्रॉडबैंड सेवाएं और बेहतर हो जाएगी। इसरो की यह सफलता देश के महत्वाकांक्षी पहले मानवयुक्त गगन मिशन के लिए वैज्ञानिकों को उत्साह को बढ़ा दिया है। इसरो ने इस लॉन्च के लिए जिस विशालकाय LVM-3 रॉकेट का प्रयोग किया, उसमें जो तकनीकी प्रयोग की गई वो गगनयान मिशन में भी प्रयोग की जानी है। इस रॉकेट में यस 200 मोटरों का प्रयोग किया गया जो गगनयान मिशन के लॉन्चर्स के समान है। इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर में इसरो के अध्यक्ष ने कहा कि इन S-200 मोटरों को जिस प्रकार डिजाइन किया गया वो गगनयान के लिए सटीक है। इस रॉकेट में और भी कई सुधार किए गए जिनका लक्ष्य आगे के चरणों प्रणालियों से भी ज्यादा से ज्यादा ह्यूमनॉइड रेटेड बनाना है। देखते हैं तो लद्दाख और मयूरभंज विश्व की महानतम स्थानों में। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम ने वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की वार्षिक सूची जारी की। 50 स्थानों वाली सूची में भारत के लद्दाख और उड़ीसा के मयूरभंज जिले को शामिल किया गया है। लद्दाख को सूची में 31वें, मयूरभंज को 32वें स्थान पर रखा गया है। इसमें मयूरभंज के बारे में बात करते हुए पत्रिका ने कहा कि अत्यधिक दुर्लभ काले बाघ को देखने के पृथ्वी एकमात्र स्थान है। टाइम ने लद्दाख के पहले गांव का उल्लेख किया जिसे भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व नामित किया गया है। लद्दाख आश्चर्यजनक अल्पाइन परिदृश्य और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए टाइम की सूची में शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका नवंबर 2022 में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के फिर से खुलने का उल्लेख है। यह उद्यान एशियाई हाथियों, दुर्लभ काले बाघों, रॉयल बंगाल टाइगर सहित अन्य स्तनधारियों की 40 से अधिक प्रजातियों का घर है। साथ ही यहाँ के प्राचीन मंदिर भी दुनिया के सबसे मनोरम स्थल है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। देखें तो टाइम्स की सूची में विश्व के 5 शीर्ष स्थल देखें तो इसमें पहले स्थान पर जो है टम्पा है जो अमेरिका में है। दूसरे स्थान पर लिएमेट घाटी ये भी अमेरिका में है। तीसरे पर रियो ग्रांडे ये उत्तरी अमेरिका में है। इसके बाद टक्सन जो ये भी अमेरिका में है। 5वां एसोमाइट राष्ट्रीय उद्यान भी अमेरिका में है। टॉप 5 अमेरिका से संबंधित है। इस सूची में मिस्र के गीजा और शक्कारा, फ्रांस के डाइजन के फ्रूट हब भी शामिल हैं। इसके बाद देखें उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन, इसको देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 31 मार्च 2023 को उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILTM का उद्घाटन किया। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस यानी AREES ने घोषणा की कि विश्व स्तरीय 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी IMLT अब सुदूर एवं गहन आकाश से अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए तैयार है। इसने मई 2022 के दूसरे सप्ताह में अपना पहला प्रकाश प्राप्त किया। अब आगे देखें तो यह दूरदर्शी टेलीस्कोप भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान AREES उत्तराखंड भारत के नैनीताल जिले में देवस्थल स्थित वेधशाला परिसर में 2450 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। देखें तो जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। इसमें जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अक्टूबर 2021 में जापान के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर 19 से 20 मार्च 2023 को भारत आए और यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी के साथ 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा ने 20 मार्च 2023 को भारत जापान वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का संकल्प लिया और कहा कि यह शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए महत्वपूर्ण। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच वार्षिक शिखर वार्ता के दौरान 2 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। और इसमें देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता भागीदारी यानी IJICP की स्थापना का उल्लेख किया। मोदी ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत और जापान वर्ष 2023 को, ये इंपॉर्टेंट है, भारत और जापान वर्ष 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसके लिए दोनों देशों ने कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फूजी नाम का थीम भी चुना है। थीम जो है टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष जो है भारत और जापान 2023 को मना रहे हैं, तो उसमें थीम क्या दी गई है? कनेक्टिंग हिमालयाज, यानी हिमालयाज को जोड़ना है किससे? माउंट फूजी से। ये थीम रखा गया इसका। शिखर वार्ता के दौरान हुए 2 समझौते में एक मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर क्लियरेंस की चौथी किस्त को लेकर है। इसके लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी 100 अरब येन का खर्च प्रदान करेगा, जो करीब 18,000 करोड़ रुपए है। इससे जुड़े दस्तावेजों का दोनों देशों में आदान प्रदान हुआ। 2017 में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ था, जिसके लिए 80% राशि JICA द्वारा सस्ते ऋण के रूप में दी जा रही है। दूसरा समझौता जापानी भाषा सीखने को लेकर है। हालांकि यह समझौता 2017 में हुआ था, अभी इसका नवीनीकरण किया गया है। भारत और जापान के बीच मजबूत आर्थिक संबंध जो वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों देशों के बीच 20.57 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। असम का चराईदेव मैदान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। इसमें देखते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार ने असम के चराईदेव मैदान को विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित करने का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा है। इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा इसके बारे में 16 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसके बाद केंद्र सरकार ने चराईदेव मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कराने के यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजा था। चराईदेव मैदान को भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट की 52 साइटों में स्थान दिया गया। अगर असम की साइट यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना जाता है, तो सांस्कृतिक श्रेणी के तहत उत्तर पूर्व भारत की पहली साइट होगी। असम का चराईदेव मैदान असम के पुराने राजवंश अहोम साम्राज्य संबंधित इसकी स्थापना चाओउंग सिउ काफा ने 1253 में की थी। इसे असम के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। ऐतिहासिक स्थल शिव सागर शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। चराईदेव को अहोम राजवंश की टीले वाली दफन प्रणाली माउंट ब्यूरनल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। चराईदेव मैदान अहोम सम्राट की कब्रगाह थी और अहोम समुदाय के लिए एक पवित्र स्थान भी है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 8 से 11 मार्च 2023 के बीच भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अल्बनीज और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने 10 मार्च 2023 को प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। नेताओं के स्तर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये पहला वार्षिक शिखर सम्मेलन था। मार्च 2022 में दूसरे वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शिखर सम्मेलन तंत्र की स्थापना हुई। प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन पर संयुक्त बयान जारी किया गया। दोनों देशों के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण को प्रोडक्शन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत दोनों देशों के निजी और सरकारी या सरकारी संस्थान एक साथ फिल्मों का निर्माण करने के लिए अनुबंध करते हैं। खेलों में सहयोग पर समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। दोनों पक्षों ने सौर कार्यबल पर एक और कार्यबल की स्थापना पर सहमति व्यक्त की। नवाचार में आगे सहयोग के लिए भारत ने अटल नोवेशन मिशन यानी AIM और राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज के चौथे मैच के पहले दिन का खेल देखा। और इसमें देखें तो गुजरात में प्रवास के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने डीकिन विश्वविद्यालय की एक सभा में हिस्सा लिया, जो भारत में एक विदेशी परिसर खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। यह गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में स्थित होगा। यह विश्वविद्यालय परिसर साइबर सुरक्षा और व्यापार विश्लेषण में पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। वर्तमान यात्रा के दौरान पीएम अल्बनीज भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमान वाहक INS विक्रांत का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता बने। INS विक्रांत का दौरा करते हुए अल्बनीज ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत एक शीर्ष सुरक्षा दावेदार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी ECTA एक परिवर्तनकारी समझौता जो व्यापार और निवेश में क्षमता के अगले स्तर को स्पष्ट करता है। दिसंबर 2022 में लागू भारत ऑस्ट्रेलिया यानी ECTA के अनुसार ऑस्ट्रेलिया से भारत को 85% से अधिक माल निर्यात अब टैरिफ मुक्त शून्य है। वहीं भारत से ऑस्ट्रेलिया को 96% निर्यात टैरिफ मुक्त है। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने छात्रों और पेशेवरों को लाभ पहुंचाने के लिए एक मोबिलिटी समझौते पर बातचीत के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक दूसरे की शैक्षणिक योग्यता को मान्यता देने के लिए एक तंत्र को अंतिम रूप दिया। इस संबंध में समझौते में से छात्रों, पड़ोसियों और पेशेवरों को लाभ होगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 1 साल यानी सितंबर तक तालिस्मान सेवर अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा ऑपरेशन है। यानी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इस साल सितंबर तक यानी सितंबर में जो होगा ऑस्ट्रेलिया में वह तालिस्मान सेवर अभ्यास होगा, उसमें शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया ऑस्ट्रेलिया ने, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा ऑपरेशन है। 2021 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसके अगले 5 वर्षों में 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, जबकि पहला जो भागीदार है 2022 में वो अमेरिका है, व्यापारिक भागीदार भारत का। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज का भारत दौरा, इसमें देखते हैं 25 से 26 फरवरी 2023 को जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज 2 दिवसीय दौरे भारत आए। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधि स्तर की बात की। इसमें नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने के लिए देशों में एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया। विजन स्टेटमेंट में कहा गया कि मई 1974 में स्थानांतरित वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में सहयोग के तहत दोनों देश संस्थागत रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, नवाचार में सहयोग पर लंबा इतिहास साझा करते हैं। वार्ता के बाद दोनों देश ग्रीन हाइड्रोजन पर सहयोग करने पर सहमत हुए। इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन सितंबर 2022 में किया गया, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। जर्मनी इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव यानी IPOI में भी शामिल हो गया है। दोनों देशों ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप यानी GSDP की प्रगति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2022 में 6ठे IGC अंतर सरकारी परामर्श के दौरान बर्लिन में लॉन्च किया था।
आगे इसमें देखें तो ग्लासगो में कॉप 26 के दौरान भारत और जर्मनी द्वारा घोषित जलवायु लक्ष्य 2030 में समाप्त हो जाएंगे। अतः ये संयुक्त घोषणा दोनों देशों को अपने संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। जर्मनी भारत में अपने विकास सहयोग पोर्टफोलियो के तहत 10 बिलियन यूरो की नई अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं भी प्रदान करेगा। भारत ने हिंद महासागर में बढ़ते चीनी प्रभुत्व को देखते हुए नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए जर्मनी के साथ चर्चा की। त्रिकोणीय विकास सहयोग के तहत भारत और जर्मनी तीसरे देशों में विकास परियोजनाओं पर काम करने पर सहमत हुए, जिसमें से निम्नलिखित 4 परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए विभिन्न चरणों में है। कैमरून रूटेड एपिकल कटिंग्स तकनीकी के जरिए आलू के बीज का उत्पादन। मलावी कृषि और खाद्य प्रणाली महिलाओं के लिए कृषि व्यवसाय इंक्यूबेटर मॉडल। घाना में सतत आजीविका और आय सृजन के लिए बांस आधारित उद्यमों का विकास। पेरू के विकास और सामाजिक कार्यक्रम की योजना। 2020-21 में 21.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल व्यापार के साथ जर्मनी यूरोप का भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है। यानी देखा जाए तो जो है 21.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल व्यापार के साथ जर्मनी जो यूरोप में जो यूरोपीय संघ है जिसमें 27 देश शामिल हैं। साथ साथ यदि पूरे यूरोपीय महाद्वीप को देखें तो उसमें जो भारत का सबसे बड़ा यूरोप में सबसे बड़ा जो व्यापारी भागीदार वो जर्मनी है, जो यूरोपीय बाजार में 17.4 हिस्सेदार रखता है। हालांकि ये चीन के साथ कुल व्यापार के 10% से भी कम है। जर्मनी अप्रैल 2000 से भारत में 7वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है। 2000 से 2019 तक भारत में जर्मनी का कुल FDI 11.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जर्मनी का यूरोपीय संघ के माध्यम से भारत से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता यानी BTIA है। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट यानी ASER देखते हैं। तो हाल ही में 2022 के लिए 17वीं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट यानी ASER जारी की गई। यह रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। रिपोर्ट में देश के 616 जिलों में 19,060 गांवों में लगभग 7 लाख बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए नामांकन दर पिछले 15 वर्षों में 95% से ऊपर रहा। कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के बाद नामांकन के आंकड़ों में वृद्धि हुई। नामांकित दर 2018 में 57.2% से बढ़कर 2022 में 58.4% हो गई। सरकारी विद्यालय में नामांकित बच्चों 6 से 14 वर्ष का अनुपात 2018 में 65.6% से बढ़कर 2022 में 72.9% हो गया। सरकारी विद्यालय के नामांकन में देश के लगभग प्रत्येक राज्य में वृद्धि हुई है। इसमें देखते हैं तो 11 से 14 आयु वर्ग के स्कूल में अनामांकित लड़कियों का अनुपात 2006 के 10.3 से घटकर 2018 में 4.1%, 2022 में 2% रह गया। 15 से 16 आयु वर्ग के स्कूल में अनामांकित लड़कियों का अनुपात 2018 के 13.5% से घटकर 2022 में 7.9% रह गया। केवल 3 राज्यों में इस आयु वर्ग के अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक रहा। उसमें मध्य प्रदेश 17%, उत्तर प्रदेश 15% और छत्तीसगढ़ 11.2% है। देखते हैं तो उत्तर प्रदेश 2018 में 10.4% से 2022 में 7.9% और केरला में 2018 में 24.1 से 2022 में 16.2%। जैसे कुछ राज्यों में इन स्कूलों की संख्या कम हुई है। कुछ राज्यों में इन स्कूलों की संख्या कम हुई। औसत शिक्षक उपस्थिति 2018 में 85.4% से थोड़ी बढ़कर के 2022 में 87.1% हो गई है। छात्रों की औसत उपस्थिति पिछले कई वर्षों में लगभग 72% के आसपास ही रही है। NGO प्रथम द्वारा जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी ASER 2022 में 2020 और 2021 में स्कूल बंद होने के प्रभाव साथ साथ 2022 में बच्चों के स्कूल लौटने के प्रभाव को भी दर्ज किया गया है। ASER 2022 में पूरे भारत में 19,060 गाँवों के 7 लाख बच्चों को कवर किया था। इटली प्रधानमंत्री भारत यात्रा देखते हैं। इसमें मार्च 2023 के पहले सप्ताह में अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत आई। इंपॉर्टेंट इनका नाम भी है कि इटली प्रधानमंत्री क्या नाम है, तो जॉर्जिया मेलोनी है। इन्होंने अपनी इस यात्रा के राजसीना डायलॉग की 8वीं संस्कृति के मुख्य अतिथि के रूप में भी हिस्सा लिया। ये तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो 8वां राजसीना डायलॉग जो दिल्ली में हुआ उसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो इटली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद उम्मीद व्यक्त की कि G20 की अध्यक्षता में भारत यूक्रेन में शत्रुता को समाप्त करने के लिए वार्ता प्रक्रिया को सुगम बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। राजसीना डायलॉग भू राजनीतिक और भूरण नीति पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इस सम्मेलन के 2023 संस्करण का विषय था प्रोवोकेशन, अनिश्चितता, टर्बुलेंस, लाइट हाउस टेम्पलेट, उकसावा, अनिश्चितता, संकट और तूफान में जलता दिया। दोनों देशों ने वार्ता के बाद उद्योगों के लिए विशेष रूप से विनिर्माण, सह उत्पादन, सह डिजाइन और सह नवाचार क्षेत्र में अधिक दृढ़ता सहयोग करने के लिए समझौता किया। इसमें देखें तो सहयोग के रणनीतिक क्षेत्र इसमें है। PM मोदी ने इटली को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। दोनों देशों ने नवीनीकरण ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, अंतरिक्ष सहित अन्य क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार के बारे में भी बात की, जो पिछले साल 15 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पहुंच गया था। भारत और इटली इस वर्ष राजनीतिक संबंधों की स्थापना के 75वां वर्ष मना रहे हैं। जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड के बाद इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है। यानी यूरोपीय संघ में देखें जो 27 देश हैं उसमें से सबसे बड़ा जो भारत का व्यापारी भागीदार जर्मनी, दूसरे स्थान बेल्जियम, तीसरे स्थान नीदरलैंड, चौथे स्थान पर जो इटली है। अप्रैल 2000 से जून 2022 तक भारत में FDI प्रवाह में इटली 17वें स्थान पर है। इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन में देखते हैं हाल ही में ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्थान IEEFA और EMBER ने एनर्जी ट्रांसमिशन इंडिया स्टेट्स रिपोर्ट जारी की। 2023 के इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांसमिशन रिपोर्ट में 16 भारतीय राज्यों का विश्लेषण किया गया जो देश के कुल ऊर्जा खपत का 90% हिस्सा है। इस प्रदर्शन का विश्लेषण करने के बाद स्टेटस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन सेट नामक एक स्कोरिंग प्रणाली तैयार की गई। इस विश्लेषण के तहत 4 आयाम ट्रैक किया गया। इसमें पावर सिस्टम प्रदर्शन, डिकार्बनाइजेशन, पावर इकोसिस्टम की तैयारी, नीतियों और राजनीतिक प्रतिबद्धता। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देखें तो कर्नाटक और गुजरात स्वच्छ बिजली के लिए भारत के परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति करने वाले राज्य हैं। ट्रैकिंग के उपयोग के लिए जाने वाले सभी 4 आयामों में अच्छा प्रदर्शन करने वाला एकमात्र राज्य कर्नाटक है। यह मुख्य रूप से अपनी अनुकूल नीतियों और एक सहज परिवर्तन के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण अच्छा कर रहा है। बिजली क्षेत्र को डिकार्बनाइजेशन करने के मामले में कर्नाटक के बाद गुजरात का स्थान दूसरा है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते कूनो नेशनल पार्क में। नामीबिया के बाद चीतों की दूसरी खेप अब दक्षिण अफ्रीका से मंगाई गई है। दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ भारत सरकार के समझौते के तहत दक्षिण अफ्रीका अगले 10 वर्षों में 12 चीते प्रतिवर्ष भारत को देगा। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को पहली खेप लेकर भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान ग्लोब मास्टर ने 17 फरवरी को उड़ान भरी। उन्हें लेकर यह विमान 18 फरवरी को ग्वालियर पहुंचा, जहां स्वास्थ्य
परीक्षण के पश्चात उन्हें श्योरपुर स्थित कोनो नेशनल पार्क के क्वारंटाइन वार्डों में छोड़ा गया। लगभग 1.5 माह पश्चात उन्हें बड़े वार्डों में छोड़ा गया। इससे पूर्व सितंबर 2022 में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भी इसी नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। 12 चीतों के ताजा के पहुंचने के पश्चात इस पार्क में चीतों की कुल संख्या 20 हो गई है, जिसमें से 10 नर और 10 मादा हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चीता संरक्षण परियोजना के तहत 8 चीते नामीबिया से सितंबर 2022 में लाए गए थे, जिन्हें प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में स्थित कोनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। नेक्स्ट त्रिपुरा, नागालैंड में मेघालय विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन। इसमें देखते हैं त्रिपुरा के 7 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 16 फरवरी 2023 को। नागालैंड और मेघालय के 60 सदस्य यानी तीनों में 60 हैं, जबकि जानते हैं जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं पूर्वोत्तर के, उसमें जो 5 यानी 7 में से 5 जो राज्य हैं उसमें जो 60 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें नहीं है 7 में, तो सबसे ज़्यादा जो है असम में है उसमें नहीं है, और सबसे कम जो है मिजोरम में, उसमें भी नहीं है। मिजोरम में 60 है और जो असम में है वो सर्वाधिक है, 126 के आसपास है। इसके बाद देखें तो तीनों विधानसभाओं के लिए मतगणना 2 मार्च को संपन्न हुई। त्रिपुरा के सभी 60 सीटों के लिए मतदान एक ही दिन यानी 16 फरवरी कराया गया। भाजपा और इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीटी गठबंधन में 33 सीटों, भाजपा 32, आईपीएफटी एक के साथ सत्ता पर अपना कब्जा वहां बरकरार रखा। पिछले 2018 चुनाव में 36 सीटें भाजपा ने तथा 8 पर आईपीएफटी ने विजय प्राप्त की थी। 35 वर्ष तक सत्ता में रही माकपा 11 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी प्राप्त नहीं कर सके। चुनाव माकपा के सहयोगी कांग्रेस को 3 सीटें इस चुनाव में प्राप्त हुई। पृथक टिपरा लैंड की मांग कर रही टिपरा मोथा पार्टी 13 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा बनी। विधानसभा में दलगत स्थिति देखें तो भारतीय जनता पार्टी 32, आईपीएफटी 1, माकपा 11, कांग्रेस 3, टिपरा मोथा पार्टी 13, योग 60। यानी ये जो हम आंकड़ा देख रहे हैं यह त्रिपुरा के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद उपयुक्त दलगत स्थिति के चलते भाजपा गठबंधन को सरकार का गठबंधन का अवसर मिला। निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री मणिक साहा जिन्होंने ही मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, वे एक बार पुनः मुख्यमंत्री के पद की शपथ 8 मार्च 2023 के लिए विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पूर्व डॉक्टर मणिक साहा को 2022 में विप्लव की जगह राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। नागालैंड के 7 सदस्यीय विधानसभा की 59 सीटों के लिए मतदान 27 फरवरी कराया गया। भाजपा के एक उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचित होने से 59 सीटों के लिए मतदान की वहां आवश्यकता पड़ी। पिछले 2018 चुनाव पश्चात सत्ता में आई भाजपा एनडीपीपी गठबंधन इस बार पुनः 37 सीटें, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी 25 भाजपा 12 जीतकर सत्ता पर काबिज है। विधानसभा दल की स्थिति देखें तो एनडीपीपी 25, भारतीय जनता पार्टी 12 और इस प्रकार से सभी हैं। अन्य दलों में 7 सीटों के साथ शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी तीसरे स्थान पर है। और इसमें महत्वपूर्ण देखते हैं उपयुक्त दल की स्थिति के चलते एनडीपीपी भाजपा गठबंधन सत्ता पर कर रहा था। एनडीपी के नेफ्यू रियो ने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ 7 मार्च ग्रहण की। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन ने पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। मेघालय में देखते हैं। मेघालय के 59 सीटों के लिए मतदान 27 फरवरी 2023 को कराया गया। एक उम्मीदवार के निधन कारण मतदान नहीं कराया गया। निवर्तमान मुख्यमंत्री कुमार संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल पार्टी जो पूर्वोत्तर में अकेली ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का दर्जा प्राप्त है। यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निवर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल पार्टी जो पूर्वोत्तर की अकेली सी पार्टी जिसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त है, जो सर्वाधिक 26 सीटें चुनाव में प्राप्त हुई, उसके नेतृत्व वाली निवर्तमान सरकार में भाजपा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी भी यूडीपी भी शामिल। इस बार इन तीनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। इसमें भाजपा को 2 तथा यूडीपी को 11 सीटें प्राप्त हुई थी। अन्य दलों कांग्रेस तृणमूल को 5 सीटें प्राप्त हुई। पिछले चुनाव में कांग्रेस की सीटों की संख्या 21 थी। और इसमें विधानसभा की दल के देखें तो नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है 26, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी 11, तृणमूल कांग्रेस 5, वाइस आदि पीपल पार्टी 4, भाजपा 2, अन्य 6। उपयुक्त दलगत स्थिति के चलते कुमार संगमा के नेतृत्व में मेघालय में दूसरी बार एनपीपी और बीजेपी गठन सरकार बनी। 7 मार्च 2023 को एनपीपी मुखिया कुमार संगमा दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ। उनकी नई सरकार को मेघालय डेमोक्रेटिक गठबंधन 2.2 नाम दिया गया। मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम यानी 8 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई यूटीएम का अनावरण किया, जो दुनिया में सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। स्काई यूटीएम एक हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली जो मानव रहित हवाई यातायात को मानवयुक्त विमान हवाई क्षेत्र के साथ एकीकृत करती है। ये प्रति घंटे 4000 उड़ानें और प्रतिदिन 96,000 उड़ानें संभालने में सक्षम है। गुरुग्राम स्थित ड्रोन डिलीवरी कंपनी स्काई एयर मोबिलिटी ने इस मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया है। उड़ीसा देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य। इसमें उड़ीसा सरकार ने भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा किया। इसके तहत राज्य की सभी झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए जगह मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मिशन के जरिए पिछले 5 वर्षों में 1,75,000 परिवारों को भूमि पट्टा प्रदान किया गया। इस वर्ष 2019 में उड़ीसा में जगह मिशन को झुग्गी वासियों को भूमि सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड भी मिला था। उड़ीसा राज्य में हाल ही में अपनी 5T पहल जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। इस पहल में यह अवार्ड दूसरी बार जीता है। जगह मिशन उड़ीसा में चलाया जा रहा एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है, जिसकी मदद से झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान। इसमें आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सरकार ने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान कर दिया है। 27 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका नया नामकरण किया। नए नाम के साथ ही बाद में आम जनता के लिए दर्शनार्थ इसे 31 जनवरी 2023 को खोला गया। 26 मार्च तक ये आम जनता के लिए खुला रहता है। ज्ञातव्य कि 4 माह पूर्व सितंबर 2022 में सरकार ने नई दिल्ली स्थित राजपथ को पहले किंग्स वे कहलाता था का नाम बदलकर कर्तव्य किया था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इसमें देखते हैं विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी कन्वेंशन मध्य प्रदेश सरकार के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 को संपन्न हुआ।
प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने तथा उनको आपस में जुड़ाव के अवसर प्रदान करने के लिए सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसका आयोजन अब 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था कि यह कोविड-19 कारण 4 वर्ष के अंतराल पश्चात एक भौतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया। इस वर्ष 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम थी डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियन प्रोग्रेशन अमृतकाल था। 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासियों ने इंदौर में 17वें भारतीय दिवस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस कन्वेंशन के तहत 8 जनवरी 2023 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस युवा मामले और खेल मंत्रालय की साझेदारी में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के संसद सदस्य सुश्री जेनेटा मास्करेनहास युवा प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मानित अतिथि थी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली था। विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भी संबोधित किया। सुरक्षित, व्यवस्थित एवं कुशल प्रवासन के महत्व को रेखांकित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं, सुरक्षित प्रशिक्षित जाएं भी उद्घाटन समारोह में जारी किया गया। भारत की आजादी में हमारे डायस्पोरा स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डायस्पोरा के योगदान विषय पर एक डिजिटल पीवीडी प्रदर्शन का उद्घाटन भी मोदी ने किया। सम्मेलन का समापन भाषण 10 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। भारत स्कॉस के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। इसमें देखते हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष फरवरी 2023 में चुना गया। इसमें देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 61वें सत्र के अंतिम दिन आर्थिक और सामाजिक परिषद स्कोर्स को अपनाने के लिए 4 मसौदा प्रस्तावों के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। आयोग के 61वें सत्र के दस्ता कतर के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि आलिया अहमद बिन सैफ अली थानी ने की साथ ही उन्होंने समापन भाषण भी दिया। यह मसौदा प्रस्ताव असमानताओं को दूर करने, कोविड-19 महामारी से उबरने और रोजगार के सृजन केंद्रित था। इस बैठक में शामिल विभिन्न सदस्यों ने आयोग के काम पहलुओं और उनके निर्णयों की अपनी महत्वपूर्ण राय रखी। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की थीम है सतत विकास 2023 एजेंडा कार्यान्वयन पर प्रगति में तेजी लाने और गरीबी उन्मूलन के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। अध्यक्ष के रूप में भारत के अलावा आयोग ने जॉन इवानोस्की, उत्तरी मेडुसिनिया, कार्ला मारिया कार्लसन, डोमिनिक गणराज्य और थॉमस लैमर जर्मन के 62वें सत्र का उपाध्यक्ष चुना गया। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई के पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज दिल्ली दौसा लाल शोटखंड को 12 फरवरी 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी लंबाई 246 किलोमीटर से 12,150 करोड़ रुपए से अधिक लागत से विकसित किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की विशेषताएं, निर्माण के बाद यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन को 12,150 करोड़ रुपए से अधिक लागत से तैयार किया गया है। इसके पूर्ण निर्माण के बाद दिल्ली मुंबई के बीच यात्रा की दूरी 1424 किलोमीटर से घटकर 1242 किलोमीटर हो जाएगी, जो कुल दूरी में 12% की कमी को दर्शाता है। इसके निर्माण के बाद दोनों शहरों के बीच की यात्रा का समय 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगा, यानी 50% कम हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश के 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को गुजरेगा। साथ ही जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, बड़ौदा और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को भी जोड़ेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन का एक्सप्रेसवे नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको भविष्य के 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह हरियाणा के सोना शुरू होकर मुंबई के पास मीरा भाईंदर के आसपास समाप्त होगा। यह एक्सप्रेसवे 93 पीएम गति शक्ति आर्थिक नोड्स, 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हवाई अड्डों और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को एक्सेस प्रदान करेगा। साथ ही जेवर एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट को भी एक्सेस प्रदान करेगा। भारत में पहली बार मिले लिथियम के भंडार। इसमें देखते हैं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमान क्षेत्र में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने हाल ही में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 5.9 मिलियन टन लिथियम अनुमानित भंडार की खोज की है। भारत फिलहाल लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे कई खनिजों के लिए दूसरे देशों में निर्भर, लेकिन इस खोज से भारत की निर्भरता अन्य देशों से कम होगी। दरअसल लिथियम ईवी बैटरी में एक मुख्य घटक रूप में उपयोग होता है। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने बताया कि देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का पता लगा है। हाल ही में 62वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड यानी CGPB की बैठक के दौरान 15 अन्य संसाधन वाली भूवैज्ञानिक रिपोर्ट G2 और G3 स्टेज और 35 भूवैज्ञानिक विज्ञापनों के साथ रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को सौंपी गई, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ। मिलियंस ब्लॉक्स GIS रिपोर्ट के अनुसार इन 51 खनिज ब्लॉकों में से 5 ब्लॉक गोल्ड संबंधित हैं और अन्य ब्लॉक पोटास, मोलिब्डेनम, बेस मेटल आदि जैसे खनिज से संबंधित हैं। भारत का पहला चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी लॉन्च। भारत में लेक्सी नामक चैट GPT संचालित AI चैटबॉट फरवरी 2023 में लॉन्च किया। चैट GPT संचालित भारतीय चैटबॉट को फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया। इसे चैट GPT का भारतीय संस्करण माना जा रहा है। वेलोसिटी ने एक आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी। यह चैटबॉट ई-कॉमर्स संस्थापकों को सरल तरीके से व्यावसायिक जानकारी प्रदान करने में सक्षम है। लेक्सी भारत का पहला AI आधारित चैटबॉट है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वेलोसिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस नई टेक्नोलॉजी को अपने मौजूदा एनालिसिस टूल्स वेलोसिटी इनसाइट्स के साथ स्वीकृत किए। वेलोसिटी इनसाइट्स कंपनियों को उसके बाजार खर्च और इनकम आदि कंट्रोल करने में मदद करता है। देखें तो चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूजर के सवालों को समझने और उसका उत्तर देने के लिए AI और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP का प्रयोग करता है। साथ ही मनुष्य की बातचीत को फॉलो करता है। देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म धारवाड़ में इसको देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कर्नाटक के धारवाड़ जिले के श्री सिद्धरूड़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन को दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित किया। यह दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी 2 मार्च 2023 को मान्यता प्रदान की। इस पर कुल 20 करोड़ रुपए खर्च आया है। प्रधानमंत्री ने इस सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के इलेक्ट्रिक इंजन वाले 2 ट्रेनों, ट्रेन नंबर 17317 हुबली दादर एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 07335 वेलावगी सिकंदराबाद जंक्शन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी धारवाड़ शहर के 852 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित देश के पहले इको फ्रेंडली ग्रीन IIT कैंपस का भी उद्घाटन किया। महाराष्ट्र हाईवे पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित। हाल ही महाराष्ट्र के चंद्रपुर और
यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। नागपुर में बांस दुर्घटना अवरोधक को बाहुबली नाम दिया गया और विभिन्न मापदंडों विभिन्न सरकारी संस्थानों में इसका कड़ा परीक्षण किया गया। इस अवरोध को बनाने में उपयोग की जाने वाली बांस की प्रजाति बम्बूसा बाल्कोवा है, जिसे क्रेओसोट तेल के साथ उपचारित किया गया है और पुनर्चक्रित उच्च घनत्व वाली पॉली एरिथीन के साथ लेपित किया गया है। दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर के विकास के साथ आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के सामने एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है, जिसे वाणी वरोरा राजमार्ग NH 960 विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, इसमें केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में घोषणा की कि हरियाणा के गोरखपुर में एक नया परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा, जो कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र होगा। यह प्लांट 560 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। इसमें 2008 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इस प्लांट का शिलान्यास 2014 में किया गया था, हालांकि निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है। निर्माण अभी शुरू हुआ है। इसका पहला चरण 2025 तक, दूसरा चरण 2028 तक पूरा होगा। दूसरे चरण में पूरा होते ही संयंत्र 2008 मेगावाट का उत्पादन पूर्ण रूप से करने लगेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परमाणु ऊर्जा विभाग को परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की अनुमति दी गई है। देखें तो गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना यानी GHAVP में 700 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां होंगी, जिसमें से प्रत्येक में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्वदेशी डिजाइन होगा। परमाणु ऊर्जा विभाग के बयान के अनुसार यह संयंत्र हरियाणा में फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव के पास पर्यावरण में अधीन है। कुल आवंटित राशि 20,594 करोड़ रुपए से अब तक 4,906 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसरो का सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च, इसको देखते हैं 10 फरवरी 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानी SSLV-D2 की दूसरी विकासात्मक उड़ान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। तीन उपग्रह EOS-07, जानुस-1 और आजादी -2 के साथ SSLV रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। 120 टन वजनी 34 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा SSLV-D2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। ठोस ईंधन द्वारा संचालित 3 चरणों वाले SSLV-D2 में उपग्रहों के सटीक अंतर प्रक्षेपण के तरल ईंधन द्वारा संचालित एक वेग ट्रिमिंग मॉड्यूल है। 3 उपग्रहों में EOS-07 इसरो द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित एक 156.3 किलोग्राम वजनी उपग्रह है, जबकि 10.2 किलोग्राम वजनी उपग्रह जानुस-1 अमेरिका के एंटारिस का है। जानुस-1 एक स्मार्ट उपग्रह है जो एंटारिस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। 8.7 किलोग्राम वजनी आजाद सर चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेसकिस्ट द्वारा विकसित किया गया। इन तीनों उपग्रहों को 450 किलोमीटर दूर सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इसरो के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 यानी SSLV-2 में पृथ्वी की निचली कक्षाओं 500 किलोग्राम के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की क्षमता है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान, इसमें भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में नर्मदा नदी के किनारे बनाया जाएगा। खनन मंत्रालय भारत सरकार के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी हाल ही में प्रदान की गई है। इस पार्क का निर्माण 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से किया जाएगा। लम्हेया भूगर्भीय दृष्टि से विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में एक है, जो 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। यानी भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट है पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण। इसमें भारत की सबसे बड़ी ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने 19 जनवरी 2023 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडियन सस्टेनेबिलिटी लॉन्च में पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया। इस अवसर पर गरुड़ एरोस्पेस ने घोषणा की कि अगले 15 महीनों में 25,000 से अधिक ड्रोन का निर्माण किया जाएगा, जो कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन दावोस में आयोजित किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म इस तरह की लॉन्चिंग वैश्विक स्तर भारत की कार्बन न्यूट्रल प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें है प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों पूरे भारत के 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई थी, जो कृषि हरित क्रांति 2.0 की शुरुआत थी, जिसकी मदद से युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हैं। भारत के टेक स्टार्टअप देश में ड्रोन के विकास में काफी प्रगति की है। फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ड्रोन और इसका व्यापार 2030 तक लगभग 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। गरुड़ एरोस्पेस ने ड्रोन मार्केटिंग स्टार्टअप की शुरुआत वर्ष 2015 में की थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में, जो मुख्यतः कृषि आधारित ड्रोन का निर्माण करता है। इसमें देखें तो विश्व भारती दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बनने के करीब। यूनेस्को को बहुत जल्दी विश्व भारती को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करेगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को के विरासत टैग मिला है और ये दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बन जाएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। यह 1951 में एक केंद्रीय अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। इसके पहले कुलपति रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इसमें 2022 तक भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल, इसमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और मिश्रित प्रकार का है। विश्व में विश्व धरोहर के श्लोक संख्या के मामले में भारत 6ठे स्थान पर है। सांस्कृतिक श्रेणी में धौलावीरा भारत का अंतिम जोड़ा गया विश्व स्थल धरोहर से, यानी 40वां विश्व धरोहर स्थल जो है वह धौलावीरा है। इस पर चर्चा हम पूर्ण कर चुके हैं। इसके बाद भारोस, भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस की सफल टेस्टिंग की गई। यह स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। 19 जनवरी 2023 को IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर V कामकोटी द्वारा इसकी घोषणा की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस टेस्टिंग की। इसे टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भरता के रूप में भी देखा जा रहा है। IIT मद्रास की इंक्यूबेटेड फर्म JANDK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित भारोस से भारत के 100 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ताओं लाभान्वित होंगे। भारोस की सेवाएं वर्तमान में उन संगठनों को प्रदान की जा रही है जिन्हें सख्त गोपनीयता और सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके बाद कर्नाटक के तुमकुरू में हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल के हेलीकॉप्टर निर्माण केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह एक ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो 615 एकड़ में फैली है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। इसमें देखते हैं तो इसमें हिमालय याक खाद्य पशु घोषित। यह PCS से 12
फरवरी 2023 को पूछे गए पीसीएसजी प्रारंभिक परीक्षा में यह पूछा गया प्रश्न है। तो यानी इस पर पूछा गया हिमालयी आक या खाद्य पशु घोषित इसमें है। भारत में हिमालयी आक को 26 नवंबर 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की गई। भारत में हिमालयी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर याक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये हिमालयी क्षेत्र की उच्च भूमि में रहने वाले एक बहुउद्देशीय बोविड हैं। खाद्य पशु उन्हें माना जाता है जिन्हें मनुष्य द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है। याक को खाद्य पशु के मंजूरी मिलने के बाद पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनकर उच्च ऊंचाई वाले गोजाति जानवरों को आबादी में गिरावट को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है। आगे इसमें देखें तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दस्ता भारत 21 नवंबर 2022 को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दस्ता प्राप्त करने से सफलता। भारत इसके दस्ता फ्रांस से प्राप्त की जो वर्तमान में इस पहल का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का समर्थन करने के लिए बनाया गया। भारत को 2022-23 में इसकी मेजबानी मिली है। देखें तो भारत के दो अन्य समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्री तटों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ और सुरक्षित बनने भारत के प्रयासों को एक सफलता अक्टूबर 2022 में मिली, जब देश के दो और समुद्री तटों को डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी FEE ने ब्लू फ्लैग बीच के रूप में प्रमाण दिया। इसमें से लक्षद्वीप स्थित मिनिकॉय थुंडी बीच व कदमत बीच शामिल हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 पुरस्कार आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने वर्ष 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण 1 अक्टूबर 2022 को किया। मध्य प्रदेश के इंदौर को इस बार भी देश की सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। लगातार छठा वर्ष इंदौर को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्वच्छता के इन पुरस्कारों का वितरण जनसंख्या के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में किया गया। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार इंदौर को दिया गया। वहीं सूरत व नवी मुंबई का इस मामले में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है। देखें तो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्थान पर जहां महाराष्ट्र के पंचगनी को मिला, वहीं दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ के पाटन का है तथा तीसरा स्थान महाराष्ट्र के ही कराड़ का रहा है। तो इसमें दिया है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 10 शीर्ष स्वच्छ शहर, इसमें इंदौर फर्स्ट पर है, एक क्रम से देखा जा सकता है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 5 सबसे स्वच्छ शहर देखें तो इसमें जो फर्स्ट है पंचगनी जो महाराष्ट्र का है। इसमें पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ये भी पूछा जा चुका है पूरी परीक्षा में, यानी पीसीएसजी में भी पूछा गया था। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में स्थित डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को किया। इस हवाई अड्डे को आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही फरवरी 2019 में रखी गई थी। होंगोली स्थित इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम पहले होंगोली ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से विकसित इस एयरपोर्ट का नाम डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रखने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया था। यह नाम सूर्य, डोनी व चंद्रमा पोलो के प्रति राज्य के लोगों की श्रद्धा को दर्शाता है। हवाई अड्डे के नाम परिवर्तन की राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2 नवंबर 2022 को मंजूरी प्रदान की गई थी। जिसमें नागपुर मेट्रो ने दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया। देखिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022, इसमें केंद्र सरकार की तरफ से करवाया गया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पहला स्थान प्राप्त हुआ। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें है 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों के बीच यूपी के मुरादाबाद का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 5 दिसंबर 2022 को वायु महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सम्मेलन में लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त इंद्रिश सिंह को अवार्ड और 1.5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। लखनऊ के पुरस्कार साल 2019-20 से 2021-22 तक PM10 की औसत सांद्रता 21% तक कम करने, बायोमास एवं ठोस कचरे को जलाने से रोकने के लिए की गई कार्रवाई के लिए दिया गया। और इसमें देखें तो 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में हवा साफ करने के प्रयासों के लिए मध्य प्रदेश के देवास को 37.50 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखें जनसंख्या के आधार पर शहरों की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई थी। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कुल 200 अंकों में से लखनऊ को 177.6, प्रयागराज को 174.9 और वाराणसी को 173.8 अंक मिले। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में 176 अंकों के साथ मुरादाबाद पहले, फिरोजाबाद 160.2, 166.5 दूसरे स्थान पर। इसी श्रेणी महाराष्ट्र के अमरावती को 165 अंकों के साथ तीसरा स्थान मिला। इसके बाद 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में हमने देखा मध्य प्रदेश के देवास जो फर्स्ट पोजीशन पर रहा। कार्बन संकलन उपभोग और भंडारण नीति, इसमें देखें नीति आयोग ने 29 नवंबर 2022 को कार्बन संकलन उपभोग और भंडारण नीति के ढांचे का शुभारंभ किया। इससे संबंधित रिपोर्ट ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पक्षों के साथ बहुमूल्य संरचना के आधार पर तैयार की गई है। इसमें सब जानकारी है। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला एक्वा पार्क, भारत बना मैंग्रोव एलायंस का सदस्य। मेघालय की मौमलुह गुफा पहली भारतीय भू विरासत स्थल घोषित। हैदराबाद शहर को मिला वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र यानी IBDC, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह 10 नवंबर 2022 को जैव प्रौद्योगिकी केंद्र यानी RCB फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा बैंक की स्थापना की। देखते हैं तो वाराणसी में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत का निर्माण होगा। कोचिंग शिपयार्ड में उत्तर प्रदेश वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर 11 नवंबर 2022 को हस्ताक्षर किया। वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों के शासित प्रदेशों के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक रिपोर्ट जारी। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय 3 नवंबर 2022 को जारी। 2020-21 के लिए राज्यों के शासित प्रदेशों के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक रिपोर्ट यानी इस तरह हुआ। PGI संरचना के लिए PGI संरचना 17 संकेतों में 1000 अंक हासिल किए गए, जिन्हें 2 श्रेणी में बांटा गया, परिणाम और शासन प्रबंधन। इस श्रेणी में 5 श्रेणी सीखने के यानी ये सब जानकारी है। इसके बाद सिलेंडर लॉरेंस के लिए देश का पहला अभ्यारण्य। तमिलनाडु सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A1B के तहत अक्टूबर 2022 में सिलेंडर लॉरेंस के लिए देश का पहला अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया। अधिसूचित अभ्यारण्य कुडूर सिलेंडर लॉरेंस अभ्यारण्य कुरूर और डिडिगुल जिलों में 11.806 हेक्टेयर में स्थापित है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा देखें, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद के नाथ
के नाथ द्वारा में स्थापित विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फुट है। इस प्रतिमा का नाम विश्वास स्वरूपम है। प्रतिमा में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में विराजित हैं। प्रतिमा का निर्माण 10 वर्ष की अवधि में 51 बीघा क्षेत्र में एक पहाड़ी की चोटी पर किया गया। इसके निर्माण में 3000 टन से अधिक स्टील और लोहा था। 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का उपयोग हुआ। यह प्रतिमा 250 किलोमीटर की गति से चलने वाली हवाओं के थपेड़ों को भी सह सकती है। स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति इसमें 12 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया। प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1000 वर्ष पहले लोक कल्याण की भावना से स्वामी रामानुजाचार्य इस धराधर पर अवतरित हुए थे। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया। इसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की इस प्रतिमा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। ये प्रतिमा किसी भी शहर के संस्थापक की सबसे बड़ी प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को आकार देने वाले कलाकार राम बी सुतार द्वारा संकलित और गढ़ी गई इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का उपयोग किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें केरल पर्यटन को वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पांसिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2022, इसमें सब जानकारियां हैं। इसके बाद पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े बायो एनर्जी प्लांट। नेक्स्ट कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की 17वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल। इसमें तमिलनाडु सरकार ने 22 नवंबर 2022 को जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत मदुरई जिले में और अरट्टा पट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव में फैले 193 215 हेक्टेयर क्षेत्र को टप पट्टी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। तमिलनाडु में अनुसूचित पहली जैव विविधता विरासत स्थल BHS है।